नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि मंथन में, जो कि कृषि बीमा के अद्वितीय पहलुओं पर आधारित है। आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे पीएमएफबीवाई के महत्वपूर्ण पहलुओं की, उन चर्चित बिंदुओं की जो कि भारत सरकार द्वारा देश हित में उठाए गए हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं 3 माननीय विशेषज्ञ जो इस विषय पर अपने दृष्टिकोण हमारे साथ साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार सहायक कमिश्नर क्रेडिट सुनील कुमार जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय कृषि बीमा कंपनी के महाप्रबंधक दाशरथी सिंह जी, और किसानों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी। तो देर ना करते हुए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल जो मेरा है वो एआईसी के महाप्रबंधक दाशरथी जी से है कि सर, भारत की कृषि बीमा प्रणाली आखिर कब शुरू की गई पूर्ण रूप से, और इसमें आपकी कंपनी की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण समझी जा सकती है? इसको तो कृषि बीमा कहना तो ठीक नहीं होगा, ये पहले से हम इसको फसल बीमा कहना सही होगा, क्योंकि भारत में कम से कम हम आज की स्थिति में 225 से अधिक फसल की बीमा किया जाता है। फसल खेती करते हैं किसान, उसका बीमा किया जाता है। इसका शुरुआत हमने 2 फसल से शुरू हुआ था, जो डीआईसी के जमाने से 1979 से, जिसका नाम था प्रायोगिक फसल बीमा योजना जी। उसके बाद 1985 से इसका मुख्य तौर पर शुरू हुआ, जो पहले तो ये व्यक्तिगत स्तर पर था 79 से, उसके बाद इसको एरिया अप्रोच के बेसिस से शुरू हुआ, जो जिसका नाम था CCIS, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, और इसको केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों तरफ से इसको स्वीकार किया गया, और इसको जोड़ा गया कि जो किसान ऋण लेते थे उसी ऋण पोर्शन को इसमें बीमा किया जाता था जी। परंतु इसमें ऑनरनी किसान जो है, नॉन लोनी किसान है, वो शामिल नहीं होते थे, इसके लिए हमारे 1997 में एक्सपेरिमेंटल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आया था, जिसको हमने ऑनरनी किसान, गैर ऋणी किसान जो बोलते हैं, नॉन लोनी फार्मर्स, उनको बीमा करने की हमने पहले सुविधा दिए थे। और ऐसे चलते हुए ये 1999 में ये आया, जिसका नाम था NIS, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें ऋणी किसान एवं साथ साथ अणऋणी किसान की बीमा करने की सुविधा दी गई थी। उसके बाद हमने साथ में आया था हमारे जो फसल के साथ जो बीज उत्पादन होता है उसका बीमा के लिए भी हमारा आया था। उसके साथ फिर इसमें संशोधित NIS आया था, जिसको MNIS बोलते थे, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, उसको भी लागू किया गया। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, जो 2016 से आज तक चल रही है। दाशरथी जी, आपसे मेरा सवाल है कि किसान आपकी कंपनी पे इतना भरोसा करते हैं, तो इस भरोसे को बनाने के लिए कंपनी क्या करती है? और सर, ये इतना बड़े स्केल पर जो ये शुरुआत की गई है पूरे देश में, तो इसके बारे में बताइए, किस तरीके से किसानों से संपर्क आप बना रहे हैं और इतने ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं? देखिए, एक तो हम 1979 से किसान के साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी प्रयोग किए गए हैं फसल बीमा संबंधित हुआ, ये सब हमारे माध्यम से भी हुआ है। जैसे जैसे हम गवर्नमेंट की तरफ से हमको दिशा निर्देश आया है, हम इसको कार्यकारी किए हैं, और जो भी कठिनाई आया है, जो भी किसानों को मुआवजा जो भी देना है, हम वो सब देते रहे जी। पहले तो पूरा की पूरा जो क्लेम्स, जो भी मुआवजा होता था, वो सब सरकार की तरफ से दिया जाता था जी। और अब भले ही उसमें थोड़ी सी चेंज किए गए कि पहले प्रीमियम सब्सिडी होना है, क्लेम गवर्नमेंट की तरफ से देना है जी। ये सब होने के बाद भी हमने देखे कि जब कोई आवश्यकता होता है, तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमारे पर फिर आके पूछते कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। जैसे 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यकारी हुआ, लेकिन उसमें 2-3 साल बाद इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। शायद मैं बोलूंगा कि ये ऐसे एक बीमा योजना है जिसको 7 साल की हम जो कार्यान्वयन किए हैं, उसी के अंदर में 4 मेजर बदलाव किए गए। उसके अंदर किसान की सुझाव हो या बैंक की सुझाव हो या संगठन की सुझाव हो, सब सुझाव को देखते हुए उसमें 4 बदलाव किए गए कि जैसे ज्यादा से किसान को इसमें लाभ मिल सके।
और इसमें एआईसी की भूमिका आप बोलेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमने प्रतियोगी भी है, हम दूसरे प्राइवेट कंपनी के साथ प्रतियोगिता भी करते हैं बिडिंग प्रोसेस में। हम अभी पिछले साल हम 50% हमारे पास था टोटल बीमा का। साथ ही साथ उसमें होता है कि सिर्फ हम एक बीमा कंपनी नहीं है कि प्रतियोगी है, उसके साथ गवर्नमेंट की जो एंटायर फंड है वो फंड हमारे माध्यम से ही चलता है। तो सरकार से निर्देश आता है कि इसी कंपनी को इतना सब्सिडी देना है, इसको इतना देना है, वो भी हम उसमें से देते हैं। और सबसे बड़ी बात हम इसमें से ये बोलेंगे कि जैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने, वेस्ट बंगाल सरकार ने, उन्होंने प्रधानमंत्री फसल योजना से 2020 में से हट गए, बोले कि हम इसको नहीं करेंगे। तो हमको पूछे कि भाई आपको कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल दे सकते हैं क्या? फिर हमने उसको एक मॉडल दिया कि 100% टेक्नोलॉजी बेस, हमने उसको एक बांग्ला शस्य बीमा जो है वो हम उसमें कार्यकारी किए, जिसमें सिर्फ हम अकेले कंपनी है और राज्य सरकार, उसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी। जैसे इसमें भी ऐसे समय आया जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में कोई भी बीमा कंपनी उसमें प्रधानमंत्री फसल योजना की कार्यकारी करने के लिए आगे नहीं आए। तब फिर वो राज्य सरकार ने हमसे संपर्क किए कि इसके पास कोई आपका समाधान है इसके लिए। तो फिर हमने बताया कि प्रधानमंत्री फसल योजना में छोटा सा संशोधन कर दिया जाए तो हम करने के लिए तैयार है, जिसमें हमारे जो हित है, आर्थिक हित, थोड़ा सा सुरक्षा मिल जाए। तो राज्य सरकार ने भी राजी हुए, उसके साथ केंद्र सरकार ने भी राजी हुए। तो हमने वो तीनों राज्यों में 2-2 साल अकेले सिर्फ बीमा कंपनी के हिसाब से हमने काम किए हैं। और उसी जो मॉडल हमने सुझाव दिए थे वो मॉडल आज दूसरे राज्य भी स्वीकार कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी उसको स्वीकार किया है। मैं इस चर्चा में 2-4 बातें रखना चाहता हूँ, जैसा धर्मेंद्र जी भी बता रहे थे, 2-3 चीजें कि राज्य सरकार जो है क्यों बाहर हो रही है। ये बड़ा लगता है लोगों को कि देखिए इसमें जो है वित्तीय भागीदारी है राज्य सरकार की। तो बहुत जैसे राज्य सरकार जो है जिसमें 2 तरह का है, आप कंपनसेशन क्लेम के माध्यम से दे सकते हैं या लमसम दे सकते हैं, या बहुत सारे चीजें हैं। सरकार के पास बेनिफिट पहुंचाने का एक ही टूल्स केवल फसल बीमा नहीं है, बहुत सारे हैं। केंद्र सरकार भी फसल बीमा के अलावा भी बहुत सारे जो टूल्स हैं, योजनाएं हैं, वो भी लागू कर रही है, राज्य सरकार भी करती है इसमें। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रिस्क नहीं, या ऐसे देखते हैं कि कुछ जगह पर जो है वो कुछ क्रॉप्स में रिस्क है, सभी क्रॉप्स में नहीं है। संसाधन राज्यों के पास सीमित है, उसी सीमित संसाधन में राज्य सरकार डिसाइड करते हैं कि हम कैसे किसानों को, हम इनको योजना को लाभ दे पाए। अभी जैसे आप कह रहे थे कि लोग कुछ योजना में से राज्य सरकार बाहर हुए लेकिन पुनः आ रहे हैं। जैसे आपका आंध्र प्रदेश का अगर ले तो आंध्र प्रदेश ने पहले योजना से बाहर हुए, अपने किसानों को बेनिफिट देने के लिए अपनी योजना चलाई, पॉलिटिकल कारण से चाहे जो भी रहा, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स भी होता है, तो राज्य सरकार इन्वॉल्व है, फेडरल सिस्टम में हम लोग हैं। तो उसमें फिर उनको लगा कि नहीं, हम अगर केंद्र की सहायता से अगर योजना करें तो और बृहत रूप से होगा, और केंद्र की सहायता करते हुए वो सभी किसानों को यूनिवर्सल कवरेज के रूप में लाए। अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि धान और गेहूं फसलों के लिए हम लोग ने पूरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पूरी असेसमेंट करेंगे, और इसके लिए एस्टेक मैनुअल जो कहते हैं इल्ड एस्टिमेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, तो ये पूरे बन के तैयार हो गई है। सभी स्टेक होल्डर को हम लोग दे दिए, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, और पूरे देश में हम लोग लागू करेंगे, कर दिए हैं। इसके अलावा जो है भारत सरकार ने विंड्स वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क सिस्टम्स जो डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हमारा कोशिश है कि हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर एक हम ARG लगाएं और AWS हम ब्लॉक स्तर पर लगाएं, ताकि जितने जो भी है रिस्क है वो सारे चीजों को हम अध्ययन कर पाए अच्छे से, और हम अच्छा से उनको दे पाए। केवल ये नहीं है कि हम रिस्क जो है, गवर्नमेंट का ये कोशिश है कि हम क्षति हो तो क्षतिपूर्ति करें, हम किसानों को क्षति से कैसे बचाएं, हम कैसे उनको पूरा सूचना दे ताकि वो फसल में बदलाव करे, मैनेजमेंट में उनको ठीक से करे, ताकि फसल में क्षति भी ना हो। अभी आप देखेंगे तो अभी जो प्रीमियम रेट हमारा जो हुआ, ये सारे टेक्नोलॉजी जितने हम लोग किए हैं, तो हमारा जो प्रीमियम रेट जो है बहुत नीचे आया है। तो सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो है जवाबदेही, जो वित्तीय जवाबदेही है, उसमें कम हुआ है। तो अन्य राज्य जो भी हैं वो सब भी आने के लिए शुरू कर दिए हैं कि अब वित्तीय दायित्व जो है कम हो गया है, क्योंकि इसमें हम बेनिफिट बहुत ज्यादा दे रहे हैं। हम जो है पर हेक्टेयर जो है, आप दूसरे जैसे बिहार है, झारखंड है, AP की बात, तेलंगाना की बात हो रही है, पर हेक्टेयर वो 14,000 रुपया, 8,000 रुपया, 7,000 रुपया देते हैं। इस फसल बीमा योजना में हम 5 से 7 लाख रुपए पर हेक्टेयर तक की बात करते हैं, पूरी कंपनसेशन। तो अब बीमा कंपनियां कोई भी हो, टोटल काम ये ऐसी योजना है जिसमें सरकार
लॉस असेसमेंट से लेके इनरोलमेंट से लेके हर एक चीज की मॉनिटरिंग राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा होती है। बीमा कंपनियां केवल जोखिम अपने पास रखने के लिए और क्लेम अमाउंट देने के लिए ही बनी है, इससे अलावा बहुत ज्यादा उनका रोल अब नहीं है। सुनील जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जब फसल बीमा योजना को शुरू किया गया NAIC से बदल के, तब उस वक्त AIC के हाथों में था ये सब। AIC जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी उसको देख रेख कर रही थी, तो फिर ऐसा क्या कारण रहा है कि सरकार ने इसे निजी कंपनियों के लिए खोल दिया और अब निजी कंपनियां भी इसमें भागीदारी निभा रही हैं? सरकार की ये सोच थी, मंशा थी कि हम जो है इस योजना को कॉम्पिटिटिव बना के जो है पूरी केवल प्राइस में प्रतिस्पर्धा नहीं करके सर्विसेज में प्रतिस्पर्धा करके हम जो है इनको किसानों तक पहुंचाए, क्योंकि इसमें हर एक जगह जो है कि इस योजना में किसान की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसमें देखा गया कि हमारे पास जो है पूरे किसानों, पूरे देश को कवर करने के लिए हमारे पास 5 सरकारी बीमा कंपनियां थी। क्या हमारे लिए पर्याप्त था? और क्योंकि बीमा कंपनियां केवल फसल बीमा योजना ही नहीं करती और सारी योजनाएं उनके साथ है, तो ये कॉम्पिटिटिव बनाया गया कि ताकि हम जो है प्राइस को भी कंट्रोल कर पाए और सर्विसेज को हम भी अच्छा बना पाए, ताकि जो है गवर्नमेंट भी देख पाए और सारे लोग भी देख पाए कि कौन अच्छा करता है। मतलब लेकिन आपने ये भी तो कहा समझा जा सकता है कि आपने कहीं अपने ही कॉम्पिटिशन मार्केट में उतार दिए, सरकारी कंपनी के सामने आपने प्राइवेट कंपनियों को उतार दिया। हाँ, उसके पीछे ये था ना कि हमें टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना था कि हम कैसे क्या सरकार के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? टेक्नोलॉजी है, लेकिन सरकार, क्योंकि हर एक चीज जो है सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये अगर योजना है सरकार क्रियान्वित कर रही है, इसमें सब्सिडी सरकार की है, लेकिन जो सर्विस देना है ना, सर्विसेज देने में हम लोग और अदर कंपनियों को देते हैं। जो सुनील जी ने कहा है, इसको लेकर देश में आज बड़े सवाल हैं। सुनील जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज, जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, अगर कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से इसको प्राइवेट किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी फसल बीमा करती हैं कंपनियां, कवरेज का हाल ये है कि उनके प्रदेश लेवल पे मुख्यालय स्तर पे लोग मिलते हैं। ये किसान की समझ में नहीं आ रहा कि किस प्राइवेट कंपनी की कौन सी एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी थी जिसके आधार पे आपने इसको प्राइवेट को सौंपा। देश का किसान ये समझता है कि सबसे ज्यादा भार अगर भारत सरकार पे है तो हर वर्ष के बजट में 25,000 करोड़ के लगभग का भार है। और प्राइवेट कंपनियों का क्या है, या तो प्राइवेट कंपनियों को देने से शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार हो गया होता, शिकायतें जो है दिल्ली तक ना आती होती, या कोई एक ऐसा फार्मूला अडॉप्ट किया होता कि वो टेक्नोलॉजी के आधार पर करते। इसमें जब मुआवजा तय किया जाता है तो आज भी राजस्व का लेखपाल जो आई एस्टिमेट करता है, उसने लिख दिया 33% तो 33%, उसने लिख दिया 50 तो 50। सबसे बड़ी समस्या यही है निजी कंपनियां। निजी कंपनियां जब मुआवजा देने का विषय आता है तब उनके लोग फील्ड में उतरते हैं कि मुआवजा कम से कम कैसे दिया जाए। सुनील जी का मानना है कि टेक्नोलॉजी हमारे भारतीय कारी कंपनियों के पास थोड़ी कम है, तो क्या ऐसा है कि AIC जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी है वो टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे है प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले? नहीं, टेक्नोलॉजी में तो हम किसी से पीछे नहीं है जी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट दिए, जैसे दिए कि इसको अपनाना ही होगा जी। और नहीं अपनाएंगे तो आप जो सेवा है, जो उद्देश्य है सरकार की, आप किसान तक पहुंचा नहीं पाए। अभी सुनील जी बोल रहे थे कि हमने 40% किसान को इसमें शामिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़े संख्या है जी। और साथ ही साथ आप देखेंगे एरिया हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें 4 करोड़ हेक्टेयर से ऊपर की बीमा भी इसमें हो जाता है और 225 क्रॉप इसमें शामिल है जी, छोड़ क्रॉप, जिसके लिए आप बीमा ले सकते हैं जी। इतने बड़े किसान, इतने बड़े एरिया को आप बार बार बीमा करना, वो भी एक चैलेंज है। तो इसके लिए क्या किया गया कि उसमें जो हमारे जमीन का जो कागजात है, जमीन को आप पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया। जैसे किसान एक बार बीमा करने जाता है तो उसका जमीन का कागजात हमारे पोर्टल में दिख जाए कि किसी जमीन का वो मालिक है, किसी जमीन पे उन्होंने क्या खेती किया है। वो भी एक चैलेंज आ जाता है जब हम रखते हैं कि जैसे आप सोइंग फेल्योर हुआ, जिसने सोइंग किया उसका फेल्योर हो गया, या मध्यवर्ती गाड़ी में उसमें कुछ फसल नुकसान हुआ। ये सब चीजें को जब हम मैनुअल करते हैं लोग भेज के, वो सही नहीं होता, उसमें विवाद हो जाता है, उसमें किसान संतुष्ट नहीं होता। AIC भारतीय कृषि बीमा कंपनी के पास पूरी टेक्नोलॉजी है, सर आप कुछ बता रहे हैं? देखिए, अगर निजी कंपनियां बीमा करती हैं तो फिर हमारे देश के बैंक के सिस्टम को क्यों यूज किया जाता है?
अगर वो सारी हेल्प एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी थी तो कर ही रही थी ना। आज बैंक का मैनेजर बीमा कर सकता है, वो करता भी वही है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी का क्या मतलब है? उनको तो अपना सिस्टम कोई डेवलप नहीं करना पड़ा, तो वो कोऑर्डिनेशन तो एआईसी के साथ किया जा सकता था। देश में फसल बीमा योजना तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक किसान का खेत इकाई नहीं होगा। जी, आपके सामने इस वक्त सरकार के प्रतिनिधि भी बैठे हैं और कंपनी के प्रतिनिधि भी बैठे हैं। जी। और आप किसानों के सवाल इन दोनों से समक्ष रख सकते हैं कि जो एक्चुअल में समस्याएं इस बीमा योजना को लेकर किसानों के समक्ष आती हैं, क्या क्या उनके सवाल हैं, वो सभी चीजें आप यहाँ पे जल्दी से पूछ लीजिए। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें सभी फसलें शामिल नहीं है। कहीं वो स्टेट बंगाल 13 में करता है तो दूसरा राज्य 23 में करता है। तो विषय क्या है? विषय ये है कि कई बार मैंने बीमा कराया और बाद में मुझे पता लगा कि वो फसल तो जिसका नुकसान हुआ है मेरे क्षेत्र में नोटिफाइड ही नहीं है। सबसे पहला सवाल ये है कि जो जहाँ की मुख्य फसलें हैं सारी की सारी फसलें इसमें इंक्लूड की जाए। दूसरा सवाल, जो शिकायत निवारण प्रणाली की बात है, जब उस पर टेलीफोन करते हैं तो इतने क्वेश्चन पूछते हैं जो उसको ऑपरेट करते हैं कि अंत तक जाते जाते किसान फोन ही काट देता है। आज भी चाहे आप डाटा निकलवा लो, जितना पैसा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है निजी कंपनियों ने उनके मुकाबले नहीं दिया है। कुछ ऐसे बैंक हैं जो इंश्योरेंस कंपनी भी है, उनके पास अगर वो क्षेत्र उनके पास है तो ये देखा गया है कि जैसे 11 महीने प्रीमियम कटने के बाद और 11 महीने बाद कह दिया कि प्रीमियम लौटा दिया, किसानों ने संघर्ष किया, वहां पे नुकसान हो गया। जब भरपाई का समय आया तो उसने कहा कि नहीं, आपका तो बीमा हुआ ही नहीं। भारतीय कृषि बीमा कंपनी से भी तो करवा सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि वो अपने बैंक से ही करवाए। किसान, हाँ, ये आपका इतना अच्छा सवाल है कि किसान के पास विकल्प ही नहीं है। धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर निजी कंपनियों से इतनी आपको परहेजी क्यों है और जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी है उससे इतना भरोसा क्यों है? अच्छा, लोग LIC पे क्यों भरोसा करते हैं? वो दूसरे लोग सरकारी है इसलिए। कुछ चीजें सरकार की भी खराब नहीं हो तो सर, सरकार की ही तो है फसल बीमा योजना, और अगर सरकार का ये निर्णय है कि इसमें निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाए तो कहीं ना कहीं सही होगा सर। नहीं, हमारा ये मानना है कि इसमें किसान को जब तक इकाई नहीं माना जाएगा और इसमें प्रीमियम दर को कम नहीं किया जाएगा कवरेज बढ़ाने के लिए, और ये सुरक्षा की दृष्टि से अगर इसको करना है तो हम आज उस दौर में हैं कि हमें 100% कवरेज का लक्ष्य रखना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी, आपका लास्ट वर्ड जी। कि जैसे साहब ने बोले कि 2 तरह से होना चाहिए कि एक तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल होने के लिए होगा कि सब किसान इसमें बीमित हो जाएंगे और सब किसान से तो प्रीमियम आएगा नहीं, इसके लिए सरकार को उसको मुक्त करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 2 हेक्टेयर तक उसमें सरकार मुफ्त बीमा प्रदान करे, और बहुत सारे राज्य सरकार ने भी इसको शुरुआत कर दी है जी। पहला। दूसरी चीज ये है कि जो खेत आधारित बीमा योजना या व्यक्तिगत आधारित बीमा योजना जो है वो हम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से शुरुआत कर दी है। जैसे पशुधन बीमा कवच जो है वो ऑलरेडी हमारे लागू हो गया है, जो व्यक्तिगत स्तर पर होगा। उसके साथ हम खेत के स्तर पर भी हम इसको अभी आगे ले रहे हैं। सर, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए फिर इसको। हाँ, मैं लास्ट में, आज 2 बड़े अधिकारी हमारे आपके साथ में हैं और ये बात वहां तक जाए तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस देश का किसान जो है 2 तरह की फसल बीमा योजना चाहता है जी। एक फसल बीमा वो ये चाहता है कि वो उसकी कवरेज यूनिवर्सल हो और उसका जो मुआवजा है वो उतना तक किसान को मिल जाए कि जितना उसने निवेश किया। ये दोनों ही बातें सुनील जी ने क्लियर कर दी। नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूँ। देश में एक यूनिवर्सल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम हो, उसका 2 हेक्टेयर तक के किसान को कोई प्रीमियम ना देना पड़े और उसको 100% सम एश्योर्ड नहीं, जो उसने निवेश किया है उतना उसकी गारंटी हो, उसको मिल जाए। एक इंश्योरेंस स्कीम ऐसी हो जो किसान अपनी फसल का 100% कवरेज चाहता है, किसान उसका खुद प्रीमियम पे करे और सरकार उसका भुगतान करे और उसमें खेत बीमा योजना उसके के लेवल पे उसको लागू किया जाए। 2 विकल्प कम से कम देश में देने होंगे। देखिए, इसमें धर्मेंद्र जी का सुझाव बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, और इस पर भारत सरकार ने
ऑलरेडी चिंतन शुरू कर चुके हैं और बहुत जगह चर्चा में चल रहा है। इसमें ऐसा अभी सरकार के पास विचार में आया है कि हम इसको पूरे को 3 लेयर में क्यों ना डिवाइड कर दिया जाए। पहला लेयर जो है एनडीआरएफ को मर्ज करते हुए यूनिवर्सल कवरेज दे, है ना, और सेकंड लेयर में हम जो मिनिमम जो लेयर है उसमें सरकार सब्सिडी दे। थर्ड लेयर है किसानों के ऊपर छोड़ दिया जाए, वो लेना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, टॉप अप। और इस चीजों में टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हम खेतवार आकलन करना बहुत मुश्किल है, हर एक जगह जाना, हर एक चीजों करना, अलग अलग लोगों का छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग लॉस होंगे। तो जो टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर हम लोग इसी पर बात करते हैं और फ्यूचर हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह की चीजें योजनाएं आ सकती है। फसल बीमा योजना में टेक्नोलॉजी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में हम अपने अगले अंक में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस एपिसोड में अभी तक इतना ही। फसल बीमा योजना कोई शक नहीं है कि भारत की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें भारत के 50% से भी अधिक किसानों को इसमें कवर किया जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वो भारतीय कृषि बीमा कंपनी निभा रही है और यहाँ पे किसानों को भरोसा भी इस कंपनी पर है और कहीं ना कहीं भारत सरकार भी फसल बीमा कंपनी पर भरोसा करती है, तभी 50% का जो योजना का जो एक क्रियान्वयन किया जा रहा है वो इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो फसल बीमा योजना भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और किसानों को लाभ दे रही है और बहुत सारे किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हमारे साथ सुनील जी जुड़े हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा और हर उन चीजों को, किसानों के उन सवालों का भी जवाब दिया जो धर्मेंद्र जी ने किसानों की तरफ से किए हैं और मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र जी कहीं ना कहीं आश्वस्त हुए होंगे अब इस चर्चा के माध्यम से। धर्मेंद्र जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिस मुख्यतः रूप से लखनऊ से इस चर्चा में शामिल होने के लिए खासतौर पर आए हैं और मैं हमारी भारतीय बीमा कंपनी के जो महाप्रबंधक हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना एक कीमती समय निकाल कर यहाँ पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए समय दिया। तो कृषि जागरण का यही एक उद्देश्य रहता है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए और हर उस मुद्दे पर चर्चा की जाए जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए असमंजस का विषय रहते हैं। तो फसल बीमा योजना को लेकर जितने भी आपके तमाम सवाल रहे होंगे, उम्मीद है कि उनके जवाब आपको मिलेंगे और अगर कोई भी सवाल आपके मन में है या कोई भी शंका आपके मन में अभी भी है तो ये फसल बीमा योजना को लेकर कृषि मंथन के और भी कई एपिसोड आने वाले हैं। तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, जो कि अभी स्क्रीन पे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। धन्यवाद।